अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेटाफिज़िकल पोइट्स। लेट्स स्टार्ट। मेटाफिज़िकल पोइट्स जो ऐसे है वो लिखा है टी.एस. इलियट ने। मेटाफिज़िकल पोइट ऐसे को डिस्कस करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो टर्म है मेटाफिज़िकल पोइट्स, दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स। इस टर्म को फर्स्टली यूज़ किया था सैमुअल जॉनसन ने एक 17th सेंचुरी के पोइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। सैमुअल जॉनसन जो थे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो तमाम जो मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं ना वो यूज़लेस हैं, मतलब कि उनको ना लिखना आता है ना उनको कोई टेक्निक आती है। उसके नज़दीक ये तमाम जो पोइट्स हैं ना ये बेकार हैं, इनको नहीं पता कैसे लिखना है और कैसे पोइट्री करनी है। इसकी एक वजह ये भी थी कि सैमुअल जॉनसन कहता था कि जो मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं ना ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। मतलब कि ना पता है कि रोमांटिक लव क्या है, ना पता है कि स्ट्रेंज पोइट्री कैसी होती है, ना पता है कि नेचर में बात कर रहे हैं तो उसमें इस चीज़ को मिक्स नहीं करना। वो कहते हैं जो मेटाफिज़िकल पोइट्स होते हैं ना ये हर चीज़ को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जॉन डन की जो पोइम है आ वेलडिक्शन। वो कहता है कि उसमें ना उसने लव को कंपेयर किया कंपस से। वो कहता है कि जो मेरी मोहब्बत है ना वो एक प्रकार की तरह है, कंपस की तरह है, उसके पाँव की तरह है। जैसे एक जो कंपस है ना उसके एक साइड मैं हूँ और दूसरी साइड मेरा लवर है। वो कहता है कि ऐसे कैसे वो अपने लव को एक कंपस से कंपेयर कर रहा है, ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है। तो इसकी वजह से कहता है कि जो मेटाफिज़िकल पोइट्स है ना ये बेकार है, इनको लिखना नहीं आता। उसके बाद सैमुअल जॉनसन एक वर्क लिखता है अपना लाइफ ऑफ अब्राहम कॉले। उसमें वो मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में ही बात करता है, बताता है कि वो कैसे कैसे मतलब वो फालतू काम कर रहे होते हैं, उनको लिखने का तरीका नहीं आता, और ये बातें मतलब वो डिस्कस करता है अपनी इस बुक में। अब इसका बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद हम इस ऐसे की तरफ आते हैं। जब टी.एस. इलियट ने सैमुअल जॉनसन का वर्क पढ़ा लाइफ ऑफ अब्राहम कोले तो वो उससे बिल्कुल एग्री नहीं हुआ। उसने कहा कि ये तो बिल्कुल फजूल लिखा हुआ है, इसने ऐसी बात नहीं है। तो उसने मेटाफिज़िकल पोइट्री को डिफेंड करने के लिए ये ऐसे लिखा मेटाफिज़िकल पोइट्स। इस ऐसे में टी.एस. इलियट ये बात करता है कि जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, जब ये दो डिसिमिलर आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि डन ने किया हुआ है, मतलब अपने लव को एक कंपस से कंपेयर किया है, तो वो कहता है कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये एक पावर है और ये एक आर्ट है जो पोइट्स के पास होता है, और ये बिल्कुल फजूल चीज़ नहीं है। जैसे कि जॉनसन ने कहा है कि ये बहुत ही फजूल चीज़ है, ये बेकार है पोइट्स, क्योंकि चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन टी.एस. इलियट कह रहा है कि ये बिल्कुल फजूल चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक पावर है, ये एक आर्ट है जो हर बंदे के पास नहीं होती, ये सिर्फ पोइट्स के पास होती है। इसके बाद ना वो इसी बात पे मतलब पोइट्री को डिफेंड कर रहा होता है, और वो कहता है कि जो पोइट्री होती है ना वो दो चीज़ों पे बेस कर रही होती है, थॉट्स पे और फीलिंग्स पे। इस ऐसे में टी.एस. इलियट ने दो टर्म्स को यूज़ किया अपने। पहली टर्म है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और दूसरी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एलियट कहता है कि जब हम थॉट्स को और फीलिंग्स को मिक्स करते हैं पोइट्री में तो वो होती है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और उसने भी इस टर्म का यूज़ किया है काफ़ी जगह पे। और दूसरी टर्म है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि बिल्कुल अपोजिट है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के। इसमें हम लोग फीलिंग्स और थॉट्स को मिक्स नहीं करते हैं। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पोइट्स ने इस टर्म का यूज़ किया अपनी पोइट्री में, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का। उनकी जो पोइट्री थी वो बेस कर रही थी थॉट्स और फीलिंग्स दोनों पे, और इसका यूज़ होता रहा तकरीबन 17th सेंचुरी तक। उसके बाद इनलाइटमेंट एज में जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, इनकी जो पोइट्री थी ना वो बेस करती थी थॉट्स पे, उनमें फीलिंग्स नहीं होती थी, और उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो बहुत हार्ड थी। उसके बाद रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, इनकी जो पोइट्री थी ना वो बेस कर रही थी फीलिंग्स पे। इसके बाद आता है इनकी जो लैंग्वेज थी ना वो बिल्कुल सिंपल थी, ईजी थी। उसके बाद विक्टोरियन एज में टेनिसन और ब्राउनिंग, इनका जो फोकस था वो थॉट्स पे था दोबारा से। उसके बाद मॉडर्न एज आई और उसमें टी.एस. इलियट ने फिर दोबारा इन दोनों टर्म्स को मिक्स कर दिया, मतलब कि फीलिंग्स को और थॉट्स को, और दोबारा इस टर्म को यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराया। टी.एस. इलियट का एक वर्क है द वेस्ट लैंड, इसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया है और इस टर्म को यूज़ किया यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को। इसके बाद अपने इस ऐसे में मेटाफिज़िकल पोइट्स में इसने दो राइटर्स को मेंशन किया है, जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन। टी.एस. इलियट कहता है कि जो दोनों पोइट्स हैं मिल्टन और ड्राइडन, इनकी जो कमांड है वो लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इनकी गिरफ्त है अपनी लैंग्वेज पे, लेकिन ना ये बाय सोल नहीं लिखते। इनकी राइटिंग अच्छी होती है, टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, इनकी कमांड भी बहुत अच्छी है अपनी लैंग्वेज पे, लेकिन ये लोग बाय सोल नहीं लिखते। तो ये थे मेटाफिज़िकल पोइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले हमने इसका बैकग्राउंड देखा है कि टर्म कहाँ से आई है मेटाफिज़िकल पोइट्स, और फिर हमने ये देखा है कि टी.एस. इलियट ने इस ऐसे को क्यों लिखा है।
टी.एस. एलियट ने इस ऐसे को लिखा है ताकि वो डिफेंड कर सके मेटाफिजिकल पोइट्री का। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि उसने 2 टर्म्स यूज़ किए हैं अपने, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उसके बाद हमने देखा है कि इनलाइटमेंट एज में, रोमांटिक एज में, विक्टोरियन एज में, मॉडर्न एज में किस किस चीज़ पे फोकस था। उसके बाद हमने देखा है कि मेटाफिजिकल पोइट्स में टी.एस. एलियट ने किन 2 राइटर्स को मेंशन किया है जो कि इनकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है लेकिन वो बाय सोल नहीं लिखते। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की है अपने आसान लफ्ज़ों में समझाने की। अगर आपको समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।